इसमें हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप लोग को उपसारणिक और सहखंड निकालने के लिए हम बता रहे हैं। उपसारणिक को इंग्लिश में हम लोग माइनर बोलेंगे और इसको सहखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर बोलेंगे। सहखंड को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। इसको बाबू हम लोग उपसारणिक को माइनर बोलते हैं, उपसारणिक को हम लोग माइनर बोलेंगे और सहखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर बोलेंगे। अब हम दोनों बात को अच्छे ढंग से हम समझा रहे हैं। तो ये पिछला क्लास में हम उपसारणिक के बारे में आपको बता चुके हैं। उपसारणिक के बारे में उसका वीडियो भी डाल दिया गया है कि उपसारणिक जो हम लोग का माइनर हुआ इसका वीडियो भी डाल दिया गया है। लेकिन आप एक बार और अच्छे ढंग से समझ लीजिए, जो भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे वो लोग एक बार और समझ लीजिए कि कैसे हम लोग उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक को हम लोग सूचित करते हैं ये MIJ के द्वारा, ठीक है ना। MIJ, इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे उपसारणिक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर बोलते हैं। तो इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे हम लोग, M के द्वारा सूचित करेंगे, जो कि MIJ। अगर कोई अगर डेल्टा बराबर मेरा अगर 3, 4, 5 और 6 है, इस तरह का सारणिक दिया गया है। इसमें इस सारणिक में यदि हम कह रहे हैं कि आपको उपसारणिक निकालिए, एक सारणिक दे दिए हैं, इस सारणिक में हम कह रहे हैं कि आप उपसारणिक निकालिए, तो उपसारणिक निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 ऑर्डर में है। ये जो सारणिक जो दिया है, सारणिक जो दिया है वो 2 ऑर्डर का है। हमको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो यदि 2 ऑर्डर में है तो इसमें उपसारणिक जो निकलेगा वो 4 ठो निकलेगा, क्योंकि जो वो अवय रहेगा 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो और 4 ठो। उपसारणिक कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। कौन कौन उपसारणिक निकलेगा भाई, तो कहिएगा कि M11 निकलेगा ना, M11। उसके बाद क्या निकलेगा, M12 निकलेगा। इसको भी प्रश्नवाचक के चिन्ह दे दिए। और उसके बाद कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। उसके बाद किसका निकलेगा, 22 का निकलेगा। बात मेरा समझ में नहीं आया, यानी कि 4 ठो माइनर निकल सकता है। इसमें कौन माइनर निकलेगा, 4 ठो माइनर। एक तो अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि M11 का माइनर कितना निकालना है, तो M11 यहाँ आ जाएगा। 11 ये है, तो जहां पर होगा ये 11 उसके आमने सामने का अवयव को ढक दीजिएगा और जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। यानी कितना हुआ, 6। इसका माइनर कितना निकला, यानी उपसारणिक कितना निकला, 6। जिसका उपसारणिक निकालने के लिए कहेगा उसके आमने सामने का अवयव क्या कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा, और जो बचेगा वही उपसारणिक कहलाएगा। मेरे बात समझ में आया। जैसे 11 देखेंगे, 11 का स्थान कहाँ पर आता है भाई, ये है पहला रो पहला कॉलम। तो उपसारणिक निकालना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि इससे कोई आसान चीज आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए M11 का उपसारणिक निकालना, तो 11 का स्थान कहाँ पर रहता है भाई, यहाँ पर रहता है ना। तो इसका नीचे यहाँ से ढक दिया जाए और इसको ढक दिया जाए। देखिए क्या बच गया, 6 बच गया। तो 11 का उपसारणिक, 11 का M11 का उपसारणिक कितना निकला, 6। अब कोई कहेगा कि आप 12 का उपसारणिक निकालिए, 12 का। अब आप सबका स्थान आपको मालूम होना चाहिए कि ये 11 का स्थान है, ये किसका है, 12 का है, किसका है, 21 का है, ये का है, 22 का। सबका स्थान मालूम होना चाहिए आपको, तब आसानी से निकाल लीजिएगा। जिस स्थान का उपसारणिक निकालने के लिए कहा जाए, जिस स्थान का उपसारणिक निकालने के लिए कहा जाए उसके आमने सामने का अवयव को ढक दीजिएगा और जो बचेगा वो उसका उपसारणिक कहलाएगा। इतना मान रखिए बात। जैसे हमको 12 का उपसारणिक निकालने के लिए कहा जाए, तो 12 का स्थान पहले ढूंढिएगा कि भाई 12 का स्थान कहाँ पर है। तो ये 11 का स्थान है और ये किसका स्थान है, 12 का स्थान। तो 12 का स्थान पर आ जाइएगा और यहाँ पर देखिए इस तरह से छिपाइएगा। इसके सामने जो भी पड़ेगा ना 4 के सामने वो छिपा दीजिएगा। बचेगा कितना बाबू, 5। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। बात मेरा नहीं समझे। अब हम लोग किसका आते हैं, M21। क्या है कि M21 यानी 21 का उपसारणिक निकलना है। किसका निकलना है, 21 का। तो बाबू 21 का स्थान ये होता है। तो इस स्थान पर आ जाइए, बहुत आसानी से आ जाइए इस स्थान पर और इसके आमने सामने जो भी अवयव हो रहा है उसको ढक दीजिए। तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पर 4 लिखिए।
उप सारणी कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और यदि हम उप सारणी हम निकालेंगे 22 का, तो आप ढूंढिएगा कि भाई 22 का स्थान कौन सा है। तो 21 का स्थान है, 21 का स्थान है भाई, 22 का स्थान है। तो बताइए जी, आप बताइए कि कितना यहाँ पर लिखिएगा। 22 के स्थान पर 22 का उप सारणी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही बोले हैं ना जी। चूंकि 22 का स्थान देख लीजिएगा, इसके आमने सामने में जो भी पड़ेगा उसको ढक देंगे और जो बचेगा उसका उप सारणी कहलाएगा। ये तो 2 गुना 2 ऑर्डर का सारणिक था, तो उससे आप उप सारणिक निकाल सकते। तो एग्जाम में 2 ही चीज आएगा, या तो 2 गुना 2 ऑर्डर का आएगा और न तो 3 गुना 3 ऑर्डर का। तो 2 गुना 2 ऑर्डर का जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह आप 3 गुना 3 ऑर्डर का बना सकते हैं। क्योंकि एक और हम लोग यहाँ पर प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, जैसे डेल्टा बराबर 1 5 6 7 2 1 0 5 3, ये कितना ऑर्डर का सारणिक है बाबू? 3 into 3 ऑर्डर का। तो इसमें कौन उप सारणिक निकलेगा? 9 उप सारणिक। जो वो स्थान होगा उतना उप सारणिक निकलेगा। सिंपल सी बात है, जितना स्थान होगा उतना ही क्या निकलेगा? उप सारणिक निकलेगा। तो कौन होगा? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो और 9 ठो। 9 ठो उप सारणिक निकलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 11 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट कर 33 तक जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? 11 12 13 21 22 23 31 32 कहाँ तक जाएगा? हम सब बात को नहीं लिख रहे, बस एगो बात समझा दे रहे हैं आपको। तो यदि आपको उप सारणी कोई कहेगा कि बाबू उप सारणी के हम लोग का 33 का निकालिए, कितना का निकालिए? 33 का निकालिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर 33 लिख लीजिएगा। कितना लिख लीजिएगा? 33 लिख लीजिएगा। अच्छा, 11 का भी निकल जाएगा आप लोग से। सबका एगो हम समझा देंगे, सब निकाल लीजिएगा। जैसे 33 का निकालना होगा तो यहाँ पर सारणी का दीजिएगा साइन, और 33 देखिएगा कौन स्थान पर 33 है? 31 32 और 33। 33 यहाँ आ रहा है ना बाबू, तो 33 के आमने सामने जाइए, ढक दीजिए। क्या बच गया? 1 5 1 5 7 2 1 5 7 2। नहीं समझ में आया भाई? समझ में नहीं आया? जहां पर कहेगा उप सारणिक निकालने के लिए वहां पर आप आ जाइए, और आने के बाद उसके आमने सामने का अवयव को ढक दीजिए, और जो बचता है उसको क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। तो 31 का स्थान है, तो 31 पर हम आ गए हैं और इसके आमने सामने का ढक दिए। जो भी बच गया 1 5 7 2 बचा है, तो जो लिख दिए। अब ये सारणिक जो आया 2 गुना 2 ऑर्डर में आ गया। कितना ऑर्डर में आ गया भाई? 2 गुना 2 ऑर्डर में आ गया। 2 गुना 2 ऑर्डर में आ गया। तो अब इसका मान निकालना बहुत ही क्या होता है? आसान होता है कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। तो 1 में 2 से गुना कर देंगे बाबू, तो 2 हो जाएगा। अब माइनस में होता है द्वितीय, तो 5 7 35, यानी कि कितना बच गया बाबू? माइनस में 33। यही इसका उप सारणिक आंसर हो गया। बात मेरा समझ में आ गया? तो यानी कि अभी सबका 11 का भी निकल सकता है, आप लोग का 12 का भी निकल सकता है, 13, मतलब जिसका आवश्यकता होगा उसका निकाल सकते हैं। कहीं परेशानी? यानी कि आप लोग उप सारणिक निकालने के लिए टोटल विद्यार्थी काफी सीख गए। यदि कोई सारणिक दिया हो और उससे अगर उप सारणिक निकालने के लिए कहे तो बहुत ही आसान होता है। थोड़ा हमको ये संतुष्टि होगा, जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग थोड़ा हमको निकाल कर दिखा दीजिए जिसका हम उप सारणिक कहेंगे उसी का। जैसे डेल्टा बराबर 0 5 3 2 1 6 1 2 3, तो हम उप सारणिक कह रहे हैं कि आपको कि 23 का उप सारणिक निकाल कर दिखाइए। किसका उप सारणिक निकाल कर? 23 का निकाल कर दिखाना है। दिखाइए। हम आते हैं हम लोग सहखंड। आप लोग को हम समझा रहे हैं कि सहखंड किस तरह से निकालेंगे। बहुत अच्छे ढंग से इस पे विचार कीजिएगा। जो भी बात बता रहे हैं आपका पलक नीचे तक की तरफ नहीं होना चाहिए, सबको ध्यान इधर होना चाहिए। और ये सहखंड के बारे में बताएं आपको कि एक अवयव AIJ बोलेंगे तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट होता है। जैसे माने कोई डेल्टा इज इक्वल टू 3 4 5 1, तो ये सब अवयव है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये किसका एलिमेंट्स है भाई? 11 का एलिमेंट्स है ना, अवयव है ना। जैसे AIJ का कह रहा है तो यहाँ पर A11 का है, यानी कि I के जगह पर 1 है, J के जगह पर कितना? ये A12 है, तो I के जगह पर 1 होगा, J के जगह पर 2 होगा। का सहखंड जिसे ये बड़ा A दिया है और IJ द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? A के द्वारा।
तो ए आई जे लिख दीजिए व्यक्त के द्वारा। जहाँ ए आई जे बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला बना, कितना फॉर्मूला बना, ए आई जे बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर दोबारा हम लिख रहे हैं कि ए आई जे बराबर -1 के पावर कितना होता है, आई प्लस इंटू में एम आई जे। यही याद रखेंगे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद रखिएगा कि यही किसका है, सहखंड निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपको दिया गया है कि ए आई जे बराबर -1 टू दी पावर कितना है, -1 टू दी पावर, बोलिए आई प्लस जे, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, इनटू में एम आई जे, इनटू में एम आई जे। यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है के द्वारा परिभाषित करते हैं, आयुक्त सारणी कहते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि डेल्टा बराबर 3, 4, 1 और 6 है, तो इस सारणी के में को उप सारणी के निकलेगा, सहखंड को निकलेगा, 4 को निकलेगा। कौन कौन सहखंड निकलेगा भाई, A11, A12, A21 और उसके बाद A22। और ठो निकला, 4 ठो निकलेगा। उप सहखंड को निकलेगा, 4 ठो निकलेगा। तो चारों सहखंड को एक हम एग्जाम्पल में दे दिए हैं कि डेल्टा बराबर 3, 4, 1, 6। अब हमको क्या निकालना है, सबका सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, ये भाई तो ये वाला जो है 2 × 2 ऑर्डर में है, इसका कोटि क्या है, इस सारणी का 2 × 2। तो इसमें कौन सहखंड निकलेगा, रोहित इधर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ कर रहे हैं आप, उधर ध्यान जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर, और ये का है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहखंड। ये भाई तो सहखंड कब निकलेगा, इसमें जब कोई सारणिक 2 × 2 ऑर्डर का रहे तो सहखंड कब निकल सकता है, इसमें 4 को निकल सकता है। कोई सारणिक 3 × 3 ऑर्डर का रहे तो उसमें सहखंड कब निकलेगा, 9 ठो निकलेगा। बहुत बढ़िया, ये 9 ठो निकलेगा, तो इसमें 4 ठो सहखंड निकलेगा। अब हम सहखंड निकाल रहे हैं, किसका सहखंड निकाल रहे हैं भाई, A11 का, A11 का सहखंड हम निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि -1, चूंकि -1 होता है, घात में का फॉर्मूला पता है, ट्रिक में आई प्लस, यानी कि जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आकर जुट जाएगा। तो यहाँ पर 11 है, तो 1 जोड़ कितना हो गया, 1। नहीं समझ में आया, उसके बाद क्या लिखना है, इनटू में एम लिखना है, क्या लिखना है, एम, और उसके बाद आई और जे लिखना है। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या है, 1 1 लिखेंगे। नहीं समझ में आया ना, समझ में आप लोग को नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया बाबू। देखिए यहाँ पर ई जो है आई और जे जो है -1 के पावर आई जोड़ जे हो जाएगा। जो यहाँ रहेगा वो वहाँ होगा, ये दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और गुना में एम लिखकर जो चीज यहाँ और यहाँ है वही चीज लिख देंगे। तो देखिए 1 1 है ना, तो -1 के पावर का लिख दिए 1 1, गुना में M11 लिख दिया ना। तो -1 के घात कितना हो गया, 2 हो गया। -1 के घात कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। यहाँ पर M हम लोग का क्या हो गया, 11 हो गया। बहुत बढ़िया, चाहे M11 का मान आप निकाल कर बताइए, -1 के घात 1 जोड़ 1 यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर M11 अभी उप सारणी के निकाले हैं ना, उप सारणी के निकालने के लिए बताए हैं, तो बताइए तो इस M11 माने उप सारणी 11 का उप सारणी कितना होगा, बोलिए 6 होगा। नहीं समझ में आया, तो यहाँ 6 होगा। ये भी छोटा छोटा निकालना पड़ेगा का, M11 जो होगा तो 11 यहाँ वाला है, तो इसका आमने सामने का ढक दिया जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि माइनस के घात कौन संख्या है, सम संख्या, तो क्या होगा, प्लस 1 के घात 2 तो 1 ही न होगा, और गुना में कितना 6 हो गया। तो अब प्लस तो छिपा रहता है यहाँ पर, 1 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस का रहता है, छिपा रहता है। क्योंकि माइनस के घात यदि सम संख्या होता है तो प्लस होता है, और माइनस के घात विषम संख्या होता है तो क्या होता है, निगेटिव। अब हमको आप लोग निकाल कर दिखाइए, 12 का निकाल कर दिखाइए हम लोग का। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि -1, बाबू क्या लिखे हैं, -1, 1 प्लस कितना 2, माइनस कितना 12। नहीं समझ में आया। उसके बाद -1 के घात कितना 3। अब M12 देखिए 12, देखिए तो है, देखिए 12 है, 11 है का है 12। तो इसके आमने सामने का y को क्या करेंगे, ढक देंगे, तभी ना उप सारणी निकलता है। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब माइनस के घात अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा, और 1 का क्यूब तो क्या होगा 1 है, इनटू में कितना 1, तो माइनस में कितना 1। नहीं समझ में आया। अब हम लोग इसका 21 निकालते हैं।
तो 21 लिखेंगे माइनस 1 के घात। देखिए ये दोनों जोड़ जाता है, आई जोड़ जे, तो यहाँ 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 1 m 21 यानी माइनस 1 के घात कितना 3 होगा ना 3 बाबू। और 21 का निकाल लीजिए, इसका उप सारणी की निकालिए 21 का, तो 21 है ना है, तो इसके आमने सामने का ढक जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिख रहे हैं। अब माइनस के घात विषम संख्या है तो माइनस और गुना कितना 4 यानी कि माइनस का आ गया 4। अब हम 22 का निकालेंगे तो माइनस 1 के घात बोलिए और यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो माइनस 1 के घात नहीं समझ में आया ना बाबू, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे यहाँ पर, तो इसका कितना निकलेगा उप सारणी कितना निकलेगा 22 का, ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा तो 3 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ये होगा 1 ना, क्योंकि माइनस के घात कौन संख्या है सम संख्या है, और गुना कितना 3, तो ये आपका 3 आएगा। यानी कि वो सारणिक दिया गया है और उस सारणिक से आप क्या निकाल दिए सहखंड निकाल दिए। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी, सहखंड निकालने के लिए आपको 100% उप सारणिक निकालना आना चाहिए। यदि आप उप सारणिक नहीं सीखे हैं तो आपको सहखंड निकालने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा उप सारणिक सीखना है। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज सिखला दिए, क्या क्या सिखला है, उप सारणिक भी सिखला दिए और सहखंड निकालने के लिए भी सिखा दिए। तो यहाँ पर जो सहखंड निकालने के लिए हम सिखाए हैं, कितने ऑर्डर का सिखाए हैं 2 गुना 2। अब हम सिखा दे रहे हैं आपको किसका लिए 3 गुना 3 ऑर्डर का उप, हम लोग सहखंड 3 गुना 3 ऑर्डर का रहेगा तो सहखंड किस तरह से निकालेंगे। तो जिनको ये बात नोट करना है आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू 1524130 5 और 2, ये एक सारणिक है जो कि सारणिक कितने ऑर्डर का है भाई 3 into 3 ऑर्डर का है, यानी इसमें 3 ठो रो दिख रहा है और 3 ठो कॉलम दिख रहा है। तो इसमें यदि सहखंड निकालने के लिए कहा जाए तो कितना सहखंड निकल सकता है 9 ठो सहखंड निकलेगा। कौन कौन सहखंड निकलेगा 11 वाला सहखंड निकल जाएगा, उसके बाद 12 भी निकलेगा और डॉट डॉट करने के बाद हम क्या कर देंगे 33 यानी कि A33 वाला भी क्या निकलेगा, यानी 11 से लेकर कहाँ तक जाएगा 13 तक, 11 होगा 12 होगा ये 13 होगा, ये कितना होगा भाई 21 22 23 31 32 और 33, जो कि हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो हम इसमें से 1-2 ठो निकालने के लिए सिखला देंगे तो सब निकल सकता है आप लोग से ना। तो हम स्टार्टिंग में क्या सिखला रहे हैं आपको कि यहाँ पर A11 लिख रहे हैं तो -1 के पावर का लिखेंगे 1 + 1, इतना बात समझे। देखिए नहीं समझ पा रहे हैं आप, उधर देख रहे हैं A11 नहीं समझ में आया, -1 to the power 1 + 1 होगा M11, ये बात समझ में आया का। अभी अभी हम फार्मूला क्या लिखे हैं यहाँ पर Aij is equal to -1 to the power I plus j Mij, यही ना फार्मूला लिखा गया है बाबू। तो उसी फार्मूला के आधार पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो -1 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब कोई विद्यार्थी बताइए तो M11 के लिए क्या क्या लिख सकते हैं 11, तो 11 ही है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, नहीं समझ में आया। 11 ये है ना तो 11 के आमने सामने का और ढक लीजिएगा, तो इसको ढक दिए तो क्या बच गया 1 3 5 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5 2। समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया, यहाँ तक सब विद्यार्थी समझ पाए। तो अब क्या करेंगे कि माइनस के घात कौन संख्या है सम संख्या है, तो प्लस में 1 होगा, प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस में 3 में 5 से गुना कर देंगे तब 15, यानी कि ये प्लस में 1 हुआ तो 1 हो गया और यहाँ पर 2 और माइनस कितना 13 होगा ना भाई। 2 में से घटा देंगे तो माइनस में कितना बच गया 13 बच गया। 1 में माइनस हो गया, प्लस और माइनस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 हो गया, ठीक है ना। माइनस में यहाँ पर 13 हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर माइनस में 13 इसका आंसर आ गया। अब हम A11 के बाद यदि हम 12 निकालते हैं तो 12 निकालेंगे तो -1 के घात 1 जोड़
M12। बात समझ में आया? यानी कि अब -1 के घात का हो गया 3। अब बाबू 12 के लिए कौन कौन सा हम लोग रखेंगे? 12 ये है 12 का है, तो इसके आमने सामने का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो का बच रहा है 4302। 4302 समझ में नहीं आया? आगे यहाँ तक समझ में? अब क्या होगा यहाँ पर? चूंकि -1 आ जाएगा, चूंकि विषम संख्या है ना, माइनस के घात विषम संख्या, तो -1 का घात 3 तो 1 न होगा। अब इसको बनाइए प्रथम विकर्ण का गुना, तो 4 में 2 से गुना कर दिए तो अब माइनस में द्वितीय विकर्ण 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0। तो अब माइनस में 1 गुना कितना हो गया भाई? 8। 8 में 0 घटाएंगे तो 8 होगा, और यहाँ पर माइनस और प्लस, यानी कि माइनस में कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि इसका भी आप निकाल दिए। इसी तरह 13 का निकल सकता है भाग, 21 का निकल जाएगा, 22 का निकल जाएगा, 23 का निकल जाएगा, 31 का भी निकल सकता है, 32 का भी निकल सकता है। तो अब यहाँ पर डॉट डॉट कर हम यहाँ पर 33 के लिए समझा रहे हैं कि इसका 33 के लिए निकालिएगा तो -1 के पावर 3 + 3 Im 33। बात समझ में आया? तो -1 के घात कितना हो गया? अब 33 का मान निकालिए, तो 31 है, 32 है, तो इसके आमने सामने का ढक जाएगा, तो क्या बचा? 1 5 4 1 1 5 और कितना 4 1 हो सकता है ना बाबू? तो माइनस के घात कौन संख्या है? सम संख्या। तो क्या होगा? +1 के घात 6, तो 1 ही न होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर बिट्टू में क्या होगा? प्रथम विकर्ण का गुना, तो 1 में 1 से गुना कर दिए, अब माइनस में द्वितीय विकर्ण 5 का 20, यहाँ पर 20 आ गया। अब हम कहेंगे कि कितना 1, और यहाँ पर माइनस में कितना 19 होगा ना, यहाँ पर तो माइनस में यहाँ पर 19 आ गया, तो 33 का निकल गया। तो आप क्या किए कि 2 गुना 2 ऑर्डर से भी सीख लिया, 3 गुना 3 ऑर्डर से भी का निकालने के लिए सीख लिए, सहखंड निकालने के लिए सीख गए। यानी कि आप उपसारणिक भी सीख गए और सहखंड भी निकालने के लिए सीख गए। अब हम बता रहे हैं कि किसी खास रो अथवा कॉलम के द्वारा क्या कहेगा कि सहखंड का मान निकालिए। अब इसके बाद हम उसको समझा दे रहे हैं कि सहखंड के द्वारा अगर R1 से सहखंड के द्वारा मान निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे, रो 2 से कहेगा तो सहखंड का मान कैसे निकालेंगे, अब की बार हम बताएंगे। ये नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले समझ लीजिए डेल्टा = A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और ये 33। ये जो है 3 × 3 ऑर्डर का एक सारणिक दिख रहा है, दिख रहा है ना, जिसमें सारा हम पार्ट लिख दिए हैं 11 से लेकर कहां तक? 13 तक। अब हमको कोई कहेगा कि R1 के द्वारा ठीक है ना, R1 के द्वारा सहखंड का प्रयोग करके मान निकालें। क्या कह रहा है बाबू? R1 के द्वारा, किसके द्वारा? R1 के द्वारा किसका प्रयोग कर सहखंड का प्रयोग करके मान निकालना है। तो ये R1 होता है, कौन सा R1 होता है? R1 होता है, ये होता है ना R1। तो अब सहखंड के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, इसके लिए R1 वाला फार्मूला लिखें। स्मॉल में A11 और कैपिटल में A11, स्मॉल में A12 कैपिटल में A12, स्मॉल में A13 कैपिटल में A13। ये इक्वेशन का हुआ। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा आप, ठीक है ना। R1 के द्वारा कहेगा तो अब हम एक एग्जांपल बताएंगे, उससे सारा चीज का होगा स्पष्ट हो जाएगा। अभी 50% स्पष्ट कीजिए, जब हम एक उदाहरण देंगे हम तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी का निगाह नहीं है बोर्ड की तरफ। R1 के द्वारा सहखंड का प्रयोग करके मान निकालना हो तो R1 से ये लिखेंगे, स्मॉल में A11 लिखेंगे, जो भी यहाँ अवय होगा यहाँ रखिएगा। और ये होता है, क्या होता है? सहखंड होता है। तो सहखंड का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ रख लीजिएगा, और ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, फिर ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा उसका। अब हम निकाल रहे हैं अगर R2 के द्वारा, किसके द्वारा? R2 के द्वारा अगर सहखंड का प्रयोग करके मान निकालें तो क्या का फार्मूला लिखिएगा? बोलिए डेल्टा बराबर
A21 ये दूसरा रो है। कौन सा रो है? अभी मत आप लोग शांत रहिए, का फायदा, कहाँ जाइएगा अभी भाग कर, चुपचाप बैठिए, सीखे पहले। यही तो आप लोग में कमी है। A21 को फैक्टर 21 प्लस में A22 इसका को फैक्टर बोले तो सहखंड A23 को फैक्टर 23, ये समीकरण का हो गया? 2 हो गया। अगर यही बात को R3 के द्वारा निकालने के लिए कहेगा, R3 के द्वारा निकाल, ये सब मैटर लिख रहे हैं, तो कैसे निकालिएगा? डेल्टा इज इक्वल टू, बोलिए R3 ये ना है बाबू, तो कितना निकालेंगे? A31 को फैक्टर 31, A32 को फैक्टर 32, A33 और को फैक्टर 33 हो गया। यहाँ पर स्मॉल में A33 और को फैक्टर, ये समीकरण का हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर कहता है आपका, अगर कहता है कि बाई किसके द्वारा? C1 के द्वारा, बाई C1 के द्वारा, तो डेल्टा बराबर काल लिखिएगा, फॉर्मूला ये ना C1 है बाबू, तो यहाँ पर लिखिएगा A11 को फैक्टर इतना, उसके बाद 21 C1 में ये अवय है, तो ये को फैक्टर 21 हो जाएगा, प्लस में A31 को फैक्टर कितना? 31, इस समीकरण का हो गया? 4 हो गया। अब भाई हम लोग को C2 कहेगा, तो ये वाला लिख लीजिएगा, बात समझ में आया? ये C2 आपका ये है C2, तो A12 को फैक्टर कितना? A22 को फैक्टर, यहाँ पर A32 को फैक्टर 32 होगा, इस समीकरण कितना हो गया? 5 हो गया। बात समझ में आया भाई? अब हम लोग का बाई अगर मान के चलिए कि C3 कहेगा, तो C3 तो ये होता है, ये ना C3 होता है, तो डेल्टा बराबर A13 को फैक्टर 13 प्लस में A23 को फैक्टर 23, A33 हो गया को फैक्टर 33, समीकरण का हो गया? 6। तो 6 तरीका से इसको हम लोग निकालें। अब जॉन कहेगा, आपका क्वेश्चन में कहेगा कि R1 के द्वारा या C1 के द्वारा, तो फॉर्मूला उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद टोटल बन जाएगा इसमें से।